बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु है और एक प्लेन पर ऐसे रखी गई है इस तरह से, तो अब जानते हैं, बताया गया है इसका भार हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे की ओर, और दोनों सतहों के बीच में जो सतह है उस सतह के लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया आर काम करता है। ये इस समय विरामावस्था में है। जब इस वस्तु पर बल लगा करके इधर जो है खींचा जाए तो ये वस्तु अभी आगे की ओर बढ़ती नहीं है। इसका मतलब इस बल का कोई क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जैसे अगर कोई अलमारी हो और अलमारी को खींचा जाए, फर्श पे हो, तो अलमारी को ज्यों ही आगे की ओर खींचेंगे तो आगे की ओर खींचेगा नहीं। हो सकता है अलमारी भरी हुई हो तो दो लोगों को फोर्स लगाना पड़े। आखिर एक लोगों के फोर्स लगाने पर अलमारी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि अलमारी के सतह और जिस फर्श पे रखा गया है उन दोनों के बीच में इस लगाए गए बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। जब यह लगाया गया बल इस घर्षण बल के बराबर हो जाता है, इस घर्षण बल के बराबर, तब यह वस्तु चलने की स्थिति में होती है और उससे अधिक बल लगता है, तब यह वस्तु क्या होती है, आगे की ओर चलने लगती है। यानी चलने के पहले, मतलब वस्तु को मूव होने के पहले जितना फोर्स लगाया गया था वह फोर्स कहलाता है घर्षण बल। तो देखिए, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तब उनके संपर्क तलों पर स्पर्शरेखीय दिशा में, ये संपर्क तल है, इसके स्पर्शरेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। अब ये घर्षण बल जो होते हैं कई तरह के तीन तरह के होते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे, घर्षण बल के प्रकार। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 गतिक घर्षण, इसको बोलते हैं काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। पहला देखते हैं हम लोग स्थैतिक फ्रिक्शन क्या होता है। जब दो परस्पर संपर्क में स्थित वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच आपेक्षिक गति होने से पूर्व कार्यरत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, ऐसे रखी गई है किसी सतह पे और इस तरह से इस समय अभी विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में है तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर और पिंड का भार mg नीचे। अब यह गति की अवस्था में नहीं है, लेकिन अगर इस पर F बल लगा दिया जाए तो इसके भी नीचे तरफ कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल। तो इस समय के घर्षण बल को, यह अगर बराबर है या सब इक्वल है और मूव नहीं कर रहा है, तो इस समय के जो घर्षण बल को बोलेंगे उसे कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है सीमांत घर्षण कहलाता है। इसे Fs से व्यक्त करते हैं। इसे सरफेस पे, ये सरफेस हमारा है, इस पर एक ऐसी वस्तु रखी गई है, वस्तु है, और इस पर लगाया गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स है F, और इस दोनों संपर्क तलों के बीच में लगता है घर्षण बल। जब यह ठीक गति करने वाली होती है, अब या अगर इससे अधिक बल लगा दें तो वस्तु जो है त्वरित गति करने लगेगी। यानी त्वरित गति करने के पूर्व जितना इस पर फोर्स लगता है उसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। F बराबर Fs, और नीचे की तरफ काम क्या करेगा, mg, ऊपर की तरफ काम क्या करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया r। अगर Fs से अब इस फोर्स जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल लगा है, अगर अब इस बल से अधिक बल लग जाए तो ये वस्तु गति करना शुरू कर देगी। अगर मान लीजिए इसके बीच का, इसके दोनों सतहों के बीच का घर्षण बल है, एग्जाम्पल दे रहे हैं 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन बल लगाएंगे, घर्षण बल अगर
10 न्यूटन है। कौन सा घर्षण बल? सीमांत घर्षण बल। तो 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो अभी पिंड चलेगा नहीं, त्वरित गति करेगा नहीं। अगर इस पर लगाया 5 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, 7 न्यूटन का, 8 न्यूटन का, तो पिंड आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन इधर क्या होगा, लगेगा। 7 न्यूटन का बल लगाया, 7 न्यूटन का घर्षण बल। 8 न्यूटन का बल लगाया, 8 न्यूटन का घर्षण बल। 9 न्यूटन का बल लगाया, 9 न्यूटन का घर्षण बल। 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का घर्षण बल। लेकिन 10.1 न्यूटन का बल लगाया तो भी इधर कितना लगेगा, 10 न्यूटन का घर्षण बल। यानी 10.1 न्यूटन जो अधिक है उससे यह पिंड आगे की ओर क्या होगी, बढ़ेगी और त्वरित गति करेगी। यानी गति करने के पूर्व लिखा है वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है, अभी गति कर नहीं रही है, गति प्रारंभ करने वाली होती है, उसे कहते हैं सीमांत घर्षण। अगर शुरू में इस पर 1 न्यूटन का बल लगा था तो उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। 2 न्यूटन का बल लगाया, पिंड नहीं चला, वो भी है स्थैतिक घर्षण। यानी लगाते लगाते अगर 9 न्यूटन का बल लगा, 9.9 न्यूटन का बल लगा दिया तो कहलाएगा स्थैतिक घर्षण। लेकिन जब 10 न्यूटन का बल लग गया तो स्थैतिक घर्षण बल नहीं, अब कहेंगे इसको कौन सा घर्षण बल, सीमांत घर्षण लग रहा है। इस स्थिति में पिंड अब चलने वाली होती है। इसके कई नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग देखते। घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नहीं, जिस तल पे रखा गया है, जो टच कर रहे हैं, इसके बीच में जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क में स्थित तलों की प्रकृति अर्थात उनके खुरदरेपन या चिकनेपन पर निर्भर करता है। दोनों तलों के बीच में अगर खुरदुरापन ज़्यादा है तो घर्षण बल अधिक लगेगा, अगर उनके बीच में खुरदुरापन कम है, चिकनापन है, तो घर्षण बल कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के बीच कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, घर्षण बल जो स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल या फेस है, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अर्थात एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू आर, या कह सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस आर। ये जो म्यूएस जो देख रहे हैं, म्यू या म्यूएस, यस का मतलब होता है, एफ एस का मतलब सीमांत घर्षण। ये सीमांत घर्षण है, ये इसका नाम है, एक नियतांक है, इसे बोलते हैं दोनों सतहों के बीच का घर्षण गुणांक बोलते हैं। दोनों जो सतह है, इन दोनों सतहों के बीच का घर्षण गुणांक है, और यह डिपेंड करता है दोनों सतहों के बीच के प्रकृति पर, कि उनकी प्रकृति कैसी है, उस पर यह डिपेंड करता है। यह एक नियतांक है, इसका मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। तो ये फार्मूला हो गया एफ एस बराबर म्यूएस आर। एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस आर, जहाँ म्यूएस एक नियतांक है, इसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यह दोनों संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। एफ एस बराबर म्यूएस आर, ये फार्मूला याद रखना चाहिए। और आर इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर यह चीज़ एक बार और देखिए, ये हमारा पिंड है और नीचे की तरफ भार काम करता है mg, ऊपर की ओर काम करता है अभिलंब प्रतिक्रिया R, इधर लगाया गया फोर्स F, इधर लगता है घर्षण बल Fs। तो यहाँ लिखा गया है Fs बराबर म्यूएस R, और देखिए R बराबर क्या होता है mg, R इज इक्वल टू mg, तो घर्षण बल Fs बराबर म्यूएस mg, म्यूएस mg। अगर पूछा जाए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है, तो देखिए स्थैतिक घर्षण गुणांक को डिफाइन करने के लिए यहाँ से
म्यू यस बराबर हो जाएगा एफ एस बाई आर। एफ एस क्या है? घर्षण गुणांक, घर्षण बल। आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इन दोनों का जो अनुपात होता है वह कहलाता है घर्षण गुणांक। घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण, फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल क्या होता है? देखिए, फ्रिक्शन एंगल का मतलब यह है, अगर कोई एक सरफेस है ऐसे, इस पर एक वस्तु रखी गई है ऐसे, पिंड का भार mg कहाँ काम करता है? नीचे की ओर। अभिलंब प्रक्रिया r कहाँ काम करता है? r ऊपर की ओर। इधर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स F, और इधर इस डायरेक्शन में लगता है दोनों संपर्क तलों के बीच में सीमांत घर्षण Fs। जो यह अभिलंब प्रतिक्रिया R है ऊपर की तरफ, और ये सीमांत घर्षण बल है Fs, इन दोनों का परिणामी, दो बल हैं, इन दोनों का परिणामी ऐसे, अगर दोनों का परिणामी मान लेते हैं यस, इन दोनों का परिणामी जो यस है, और अभी दोनों का परिणामी जो यस दिखाई दे रहा है, और अभिलंब प्रक्रिया आर, इनके बीच का जो कोण होता है, यह कोण, यह कहलाता है घर्षण कोण, थीटा यस कहते हैं इसको। फिर सुनिए, किसके किसके बीच का कोण है घर्षण? घर्षण कोण है अभिलंब प्रक्रिया आर और सीमांत घर्षण बल Fs का परिणामी, इसका परिणामी यस, अभिलंब प्रक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को बोलते हैं घर्षण कोण। इसको नोट कर लेते हैं ऐसे। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण Fs तथा अभिलंब प्रक्रिया R, सीमांत घर्षण Fs, अभिलंब प्रक्रिया R का परिणामी यस तथा अभिलंब प्रक्रिया R के बीच के कोण थीटा यस को घर्षण कोण कहते हैं। ये कहलाता है घर्षण कोण। अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसमें टैन अगर ले लें, टैन थीटा यस इज इक्वल टू लंब, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लंब Fs, इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला फोर्स कौन है? Fs। यह सार का मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स Fs, लंब और आधार कहलाएगा R, Fs अपान R। और याद करिए Fs बराबर अभी लिखा गया है म्यूयस R। Fs बराबर क्या होता है? म्यूयस R बाई R, R से R कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया म्यूयस बराबर टैन थीटा यस। अगर घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक निकालना हो तो घर्षण कोण का क्या ले लें? टेंजेंट, या कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूयस, घर्षण कोण थीटा यस के स्पर्शज्या, इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, टेंजेंट, टेंजेंट के बराबर होता है, बराबर होता है। तीसरा है गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब तक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गति करती है तो उसके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल गतिक घर्षण कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है ऐसे और इस सतह पर रखी गई है ऐसे, तो इसका भार हमेशा कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर। अभिलंब प्रक्रिया ऊपर की ओर। इस पर इतना फोर्स लगाया गया है कि वस्तु त्वरित गति से चल रही है, तो संपर्क तलों के बीच में घर्षण बल को कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको लिखते हैं एफ के से।
इसमें भी देखिए गति घर्षण के नियम क्या होते हैं। गतिक घर्षण के नियम। गतिक घर्षण सदैव वस्तुओं के सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी जिस दिशा में वस्तु चलती है, फोर्स लग रहा है, उसकी विपरीत दिशा में काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण काम करता है। सॉरी, दोनों के प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिलंब प्रक्रिया नियत रहने की अवस्था में गतिक घर्षण वस्तुओं के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर अभिलंब प्रक्रिया नियत रहे, स्थिर है, तो गति की अवस्था में गतिक घर्षण वस्तुओं के आकार पर निर्भर नहीं करता है। गतिक घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे समझिए, ऐसे पिंड है, इस पे रखा गया है, नीचे की तरफ भार काम करेगा mg, ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया R, इधर लगाया गया फोर्स F, दोनों संपर्क तलों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन Fk। तो गतिक घर्षण बल Fk का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Fk इज प्रोपोर्शनल टू R, और एक प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो म्यू के R, इसे बोलेंगे गतिक घर्षण गुणांक। म्यू के का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, गतिक घर्षण गुणांक, ये याद रखिए। और पुनः R इज इक्वल टू क्या होता है, mg, ऊपर R नीचे mg, तो Fk इज इक्वल टू म्यू के mg, ये होता है आपका गतिक घर्षण बल। नोट में नोट कर लीजिए। नंबर 1, गति प्रारंभ होने से पूर्व, यानी गति यह वस्तु आगे की ओर बढ़ नहीं रही है, उस समय की स्थिति है। गति उत्पादक बल F बराबर Fs, और Fs का मान जो होता है μsR से कम होता है, इसीलिए गति नहीं हो पाती है। गति प्रारंभ होने से पूर्व की बात है। जब गति ठीक प्रारंभ होने वाली है, उस स्थिति में लगने वाला बल जो है Fs के क्या होता है, बराबर होता है। Fs लिख देते हैं यहाँ पर, Fs इक्वल टू μsR। गति करने के लिए आवश्यक बल, जब आगे की ओर गति करना है त्वरित गति के लिए, उस समय ये लगने वाला जो F हमारा जो है एक्सटर्नल फोर्स F है, वो Fs से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट होते हैं, इसको नोट कर लीजिए।